नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 11 की हिंदी का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये हमारा 9वां अध्याय है और इस चैप्टर का नाम है भारत माता। ठीक है, भारत माता चैप्टर है और इसके लेखक हैं प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू। तो बात करते हैं चैप्टर के लेखक के बारे में। सबसे पहले तो चैप्टर के लेखक जो हैं वो उनका जवाहरलाल नेहरू के बारे में कौन नहीं जानता है। उनका जन्म हुआ है 1989 में और निधन हुआ था 1964 में। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो हैं वो है मेरी कहानी और पिता के पत्र पुत्री के नाम और हिंदुस्तान की समस्याएं और राष्ट्रपिता। ये कुछ प्रमुख दो एक रचनाएं हमने यहाँ पर रखी हैं और इनके बारे में जानते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक समृद्ध परिवार से थे। उनके पिता जो मोतीलाल नेहरू जी थे वो एक समृद्ध परिवार से थे और लेकिन ये जो है जवाहरलाल नेहरू जो थे वो गांधी जी से अधिक प्रभावित हुए थे। ठीक है, गांधी जी से प्रभावित हुए थे, उनके विचारों से प्रभावित हुए थे और इन्होंने लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने की। कांग्रेस के अध्यक्ष बने लाहौर अधिवेशन में और उस लाहौर अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की अंग्रेजों से। ठीक है, तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें जो हम कहते हैं जो चाचा नेहरू भी कहा जाता है। ठीक है ना। और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और जिन्होंने पंचशील के सिद्धांतों के वो समर्थक थे। पंचशील जो है विदेश नीति में इन्होंने 5 सिद्धांतों को, 5 नियमों को दिया और पंचशील के सिद्धांतों को उन्होंने क्या किया? समर्थन दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये तो लेखक के बारे में हमने समझा। अब बात करते हैं इस चैप्टर की। तो ये चैप्टर का नाम है भारत माता और ये जो चैप्टर है कहां से लिया गया है? यह है हिंदुस्तान की कहानी। ये हिंदुस्तान की कहानी किसने लिखा है? ये हिंदुस्तान की कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। उसका जो 5वां अध्याय है, उस 5वें अध्याय को यहां हमारे पढ़ने के लिए यहां रखा गया है। तो हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय जो है उसका नाम है भारत माता, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है, ये जो बुक है वो इंग्लिश भाषा में लिखी गई है और उसका जो हिंदी रूपांतरण है, हिंदी ट्रांसलेशन है, वो किसके द्वारा किया गया है? हिंदी रूपांतरण हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा किया गया है और हिंदी के बुक में इसको रखा गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे? इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो भारत है वो बहुत बड़ा है और बड़ा किस प्रकार? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है और उसमें जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा विशाल है और बड़ा होने के साथ में उसमें विविधताएं भी हैं। विविधता किस प्रकार की? भाषाओं में विविधता है। ठीक है, रहन सहन में विविधता है, खान पान में विविधता है, उसकी पोशाक अलग अलग है, उसकी संस्कृति अलग अलग है, भौगोलिक परिदृश्य अलग अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार की सारी जो विविधताएं हैं, लेकिन फिर भी नेहरू जी ने कहा है कि इतनी सारी विविधताएं होने के बाद भी जो भारत है वो पूरे एक सूत्र में बंधा हुआ है। भारत एक ही है। तो इसे हम कहते हैं विविधता में एकता। अलग अलग है, विविध है, ठीक है, लेकिन फिर भी एकता पाई जाती है भारत के अंदर। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने, नेहरू जी ने क्या कहा? भारत माता की जय। ये जो शब्द है, ये भारत माता की जय जो है, इसको क्या कहा कि भारत माता किसी जमीन की जय नहीं हो रही है, बल्कि यहां जो लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, ये करोड़ों जो लोग यहां पर रह रहे हैं, उन भारतवासियों की जय है। तो भारत माता की जय का मतलब है भारतवासियों की जय। और क्या कहा गया है इस चैप्टर में हम समझते हैं। तो नेहरू जी क्या कहते हैं कि अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता, एक जलसा मतलब कोई कार्यक्रम से, जब मैं एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में जाता था और इस तरह चक्कर काटता रहता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान
या भारत की चर्चा करता था, यानी जो भी मुझे कार्यक्रम जो होते थे, मीटिंग होती थी, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो उनमें जब मैं लोगों से मिलता था तो मैं देखता था कि वो जो सब लोग हैं वो जो मुझसे बातें करते थे, तो उन लोगों से मैं भारत के बारे में चर्चा करता था कि भारत क्या है, उसके बारे में आपके विचार क्या है। तो भारत एक संस्कृत शब्द है। भारत क्या है? एक संस्कृत शब्द, और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। और भारत शब्द कहां से आया है? भरत से आया है। भारत शब्द कहां से आया? भरत से। भरत कौन है? भरत जब हम पढ़ते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में उसका वर्णन भी किया गया है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र था भरत, ठीक है ना, माना जाता है कि उस शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र उस भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, ठीक है ना। तो भरत से नाम पड़ा भारत। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता था, तो क्योंकि वहां के सुनने वाले कुछ ज्यादा सयाने थे। यानी शहर के लोग कैसे होते हैं? उनके पास समय कम होता है और हम कह सकते हैं कि वो दिलों में उतना प्रेम भाव नहीं होता है, औपचारिकताएं करते हैं वो। तो शहरों के लोग कैसे थे? समझदार थे या चतुर कह सकते हैं, लेकिन और उन्हें दूसरे ही किस्म की गिजा की जरूरत थी। गिजा मतलब खुराक की जरूरत थी। गिजा का मतलब है खुराक। तो शहर वासियों को देश से कोई मतलब नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, देश के बारे में जानने की उनकी इच्छा नहीं थी, बल्कि उनको तो दूसरी ही गिजा चाहिए, दूसरी ही खुराक चाहिए, या दूसरी ही बातों पर उनको चर्चा करनी होती थी। किसको? शहर वालों को। लेकिन किसानों से, जिनका नजरिया महदूद था, महदूद का मतलब है सीमित था, महदूद, महदूद का मतलब है सीमित। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि जब मैं शहर वासियों से, शहर के लोगों से बात करता था तो वो देश की चर्चा के बारे में ज्यादा विचार नहीं रखते थे, लेकिन जब मैं किसानों से बात करता था तो किसानों का जो विचार था, किसानों का जो नजरिया था, वो कैसा था? महदूद था, सीमित था, यानी देश के लिए वो सोचते थे। मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आजादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना, हम जिस देश को आजाद करवाना चाहते थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक है। यानी कि पहले जब अंग्रेजों का शासन था, ठीक है ना, जब ये संगठन नहीं हुआ था, पूरा देश एक नहीं बना था, उससे पहले की बात हो रही है, अंग्रेजों के शासन की बात हो रही है, गुलामी की बात हो रही है। तो उस समय भी नेहरू जी कह रहे हैं कि पूरा जो देश है वो लगता था कि एकजुट है, कि जब अनेक जो राजाएं हैं, अनेक जो राजा थे, उनका अलग अलग साम्राज्यों में ये बटा हुआ था भारत। तो उस समय भी क्या कह रहे हैं कि अलग होते हुए भी पूरा हिंदुस्तान एक नजर आ रहा है। मैं उन मसलों का जिक्र करता, मसलों मतलब उन मुद्दों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा थे। यकसा मतलब एक समान थे। यक और सा, यकसा का मतलब है एक समान थे, यानी कि जो किसान लोग हैं वो किसान चाहे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के हों, ठीक है ना, तो वो चाहे कहीं के भी हों, लेकिन उनको जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी वो समान ही थी, ठीक है। यकसा मतलब एक समान। और स्वराज्य का जिक्र भी करता। स्वराज्य मतलब अपना शासन होना चाहिए, अंग्रेजों का नहीं, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए फायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में, यानी दक्षिण का अंतिम जो छोर है जिसको हम कन्याकुमारी कहते हैं, कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता कि मैं पूरे भारत में घूम चुका हूं, और कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते हैं क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी कि गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, महाजन मतलब व्यापारी, कड़े लगान और सूद, सूद मतलब ब्याज,
पुलिस के जुल्म और ये सभी बातें गुथी हुई थी। तो यानी कि जितने भी जो किसान थे, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में रहते हो, सबकी एक ही प्रकार की समस्याएं थी। और वो कौन सी समस्याएं थी? सबकी समान समस्याएं। क्या? कि किसान गरीब थे, किसान कर्जदार हो गए थे और उनके ऊपर पूंजीपतियों का, अमीर लोगों का उन पर शिकंजा कसा हुआ था और उनके ऊपर जमींदार अपना रौब जमाते थे। ठीक है, महाजन यानी व्यापारी उन पर रौब जमाते थे, उनके ऊपर कड़े टैक्स लगाए जाते थे और उनके ऊपर जो कर्ज था और कर्ज के बाद उनके ऊपर ब्याज जो था, और तो इतना ज्यादा बोझ उन सभी किसानों पर था। सबकी एक सी बात थी। ठीक है ना, उसके ऊपर पुलिस के भी जुल्म थे। उस डड्डे के साथ, डड्डे का मतलब है बोझ। ठीक है, ये हो गया डड्डा, डड्डा का मतलब हो गया बोझ। तो सारे किसानों पर एक ही प्रकार का बोझ था जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। सभी लोग, सारे जो किसान हैं, वो अंग्रेजों के शासन से मुक्त होना चाहते थे। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें, कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुज हैं। जुज मतलब एक भाग है, जुज का मतलब है एक भाग हैं हम। तो इस दुनिया का एक भाग जो है वो भारत है। जुज मतलब भाग। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेस, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र, पश्चिमी एशिया में होने वाले कश्मकशों का जिक्र भी ले आता। कश्मकश मतलब असमंजस की स्थिति। कश्मकश यानी कि कोई एक निर्णय पर नहीं पहुंचा जाता था, बल्कि कश्मकश की स्थिति रहती थी, असमंजस की स्थिति रहती थी। ठीक है, मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाले अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता था। अचरज का मतलब है आश्चर्य, आश्चर्य से भरी हुई तब्दीलियां। तब्दीली मतलब परिवर्तन होना। तो मैं उनको क्या बताता था? सोवियत संघ में जो परिवर्तन हो रहे हैं, मैं यानी कि नेहरू जी किसानों को बताते थे उनके बारे में, और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की कर ली है। यानी अमेरिका भी किसी समय अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, लेकिन आज वो विकसित हो चुका है। यह काम आसान नहीं था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। ठीक है, इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। यानी कि यह हमारा जो देश है उसका जो इतिहास है वो गौरवशाली इतिहास है। आज से ये देश बना नहीं है, बहुत समय पहले से इसका इतिहास है। ठीक ना। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते थे जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या धावों के सिलसिले में, धावा मतलब आक्रमण, धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में, मुल्क मतलब देश, दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता, जलसा मतलब कार्यक्रम, समारोह है, तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे के से जोर के साथ किया जाता। ठीक है ना, सब लोग कहते हैं कि भारत माता की जय। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है, बताइए कि भारत माता कौन है, किसकी जय कर रहे हो। तो ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं, उसकी जय मतलब उसको विजय करना चाहते हैं, उसको जितवाना चाहते हैं, कौन है भारत माता। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल भी होता और ताज्जुब भी होता। कुतूहल मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा, कुतूहल मतलब कौतूहल, जानने की इच्छा, और ताज्जुब मतलब आश्चर्य। तो उन्हें आश्चर्य भी होता और जानने की इच्छा भी होती कि भारत माता कौन है, क्या है।
एक्सप्लेन उसको करने की जरूरत है। कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते कि भारत माता को कैसे एक्सप्लेन करें, कौन है, कि जमीन है कि क्या है, कोई देवी है क्या है। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे खट्टे जाट ने, जो जाट समाज का था, एक हट्टा कट्टा व्यक्ति था जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। भारत माता का मतलब ये जो धरती है जिस पर हम रह रहे हैं, जिसने हमको जन्म दिया है, पाला पोसा है, बड़ा कर दिया है, ठीक है ना। तो ये जो जमीन है वो है भारत माता। किसने कहा? एक जाट समाज के व्यक्ति ने। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती या जिले की या पूरे सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती? उस धरती का मतलब क्या है? पूरे देश की धरती के बारे में कह रहे हो कि खाली एक सीमित क्षेत्र के बारे में कह रहे हो? पता नहीं। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहां तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। तो वो सारे जो किसान लोग हैं वो नेहरू जी से कहते कि आप ही बता दो कि भारत माता का अच्छा सा एक मतलब बता दो, एक स्पष्ट करो इसको। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी ज्यादा है। इतना सा नहीं है, भारत माता इतनी सी नहीं है। हिंदुस्तान का मतलब क्या है कि उससे भी ज्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं। अजीज मतलब प्रिय हैं। अजीज का तात्पर्य है प्रिय। ये सभी जो हम आसपास हमारे देखते हैं, जो हमारे भारत देश में हैं, ये सभी चीजें हमें प्रिय हैं। पर्वत, बगीचे, पहाड़, नदियां। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। तो भारत माता का मतलब ये जमीन और ये पेड़ पौधे ये तो है ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सटीक जो इसका आंसर बैठ सकता है, नेहरू जी ने जो बताया है वह क्या है कि भारत माता का मतलब वो करोड़ों लोग हैं जो यहां रहते हैं, ठीक है ना। उनकी जय हम करवाना चाहते हैं, उनको जितवाना चाहते हैं, उन सभी देशवासियों की जीत चाहते हैं हम, और उन अंग्रेजों को, उस ब्रिटिश शासन को हम यहां से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, उसको पराजित करना चाहते हैं। और भारत माता की जय से मतलब हुआ कि इन लोगों की जय। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो। अंश का मतलब एक टुकड़े हो, एक हिस्सा हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो, ठीक है ना। तो तुम्हारी जय होनी चाहिए। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती कि हम भी भारत माता हैं, ठीक है ना, हम भारत माता के एक हिस्सा हैं, ठीक है ना। इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो, इस प्रकार की कोई एक चमक उनकी आंखों में आ जाती थी। और वे सभी लोग जागरूक हो जाते थे और क्या करते थे, संगठित हो जाते थे, और वो समझते थे कि हम अलग अलग नहीं है, अलग राजाओं के दरबार में हम नहीं पड़े हुए हैं, बल्कि ये पूरा देश तो एक ही है। हमें एकजुट होकर लड़ना चाहिए और अंग्रेजों का विरोध कर देना चाहिए और हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये चैप्टर में बताया गया है कि भारत माता या कह सकते हैं कि भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी विविधता में भी एकता पाई जाती है। धन्यवाद।